नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी संवर्गों के प्रतिभावान, मेधावी और लगनशील परिश्रमी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मंडल मुख्यालय वाले जनपद में संचालित होने वाली निःशुल्क कोचिंग का सोमवार को लखनऊ स्थित अभ्युदय टाउन हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिवत उद्घाटन किया। स्थानीय डीएवी पीजी कॉलेज में उक्त कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदर्शन अधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों से संवाद हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कोटा राजस्थान में बड़ी संख्या में प्रदेश के छात्रों के फंसे होने से उन्हें मिली प्रेरणा के कारण प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों के स्थापना को अत्यंत अल्पावधि में स्थापित किए जाने में सफलता मिली, जिसमें अधिकारियों की सकारात्मक भूमिका व लगनशीलता सराहनीय रही। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का एक मंच है, ऊर्जावान युवाओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अभ्युदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए अनुपम उदाहरण बनेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तथा क्लासरूम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पूरी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के युवाओं का समर्पित अभिनव योजना है, जिसके सार्थक परिणाम के प्रति हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि परिणामों को देखते हुए इस योजना का दायरा और भी बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि इस निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी दृढ़ संकल्प के साथ करें। यह बुनियाद इतनी मजबूत कर लें कि आगे चलकर न तो किसी प्रकार की दिक्कत हो, न ही आप लोगों के मजबूत इरादों को कोई डिगा भी सके। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि शुरुआत अच्छी हुई है तो परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की छवि अलग दिखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना की वेबसाइट को लगभग 50 लाख लोगों द्वारा सर्च और लाइक किया गया है, जबकि लगभग 5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 50,000 से अधिक का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी वर्चुअली और फिजिकली व्यवस्था बनाई जाएगी। यह भी कहा कि यूपीएससी परीक्षाओं में प्रदेश के पिछड़ने उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने विजन से भी उन्हें इस योजना के क्रियान्वयन की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल एक कोचिंग सेंटर ही नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए वरदान है, मार्गदर्शक है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप लोगों क्लासों में जाएं, दृढ़ संकल्प के साथ सतत प्रयास करें, अच्छा परिणाम दें। इस मौके पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि आजमगढ़ में 4 शिक्षण संस्थानों डीएवी पीजी कॉलेज, सिविल नेशनल पीजी कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, सिविल नेशनल इंटर कॉलेज में स्थापित स्मार्ट रूम में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। वो बताया कि आईएएस पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण हेतु इस मंडल के तीनों जनपदों में अब तक 619 छात्रों का चयन किया गया है, जिनमें से कुछ बाहर रहकर भी तैयारी कर रहे हैं। अब तक लगभग 150 अभ्यर्थियों ने क्लासरूम में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेने के लिए मंशा जाहिर की है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें क्लास में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। मंडलायुक्त श्री पंत ने यह भी कहा कि उनके द्वारा गठित टीम के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी तथा वह स्वयं समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत जो भी प्रतिभावान छात्र छात्रा होंगे, जिन्होंने कल परसों आयोजित जो एक प्रतियोगी परीक्षा थी ऑनलाइन माध्यम से जो हुई थी, इसमें चयनित हुए हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, मतलब जो क्लासेस जो ऑन में होंगी उसको कार्यक्रम शुरू करने का कार्यक्रम करा है। हमारे जनपद में भी यह कार्यक्रम चालू होगा और आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग किया है वो सब बड़े उत्साही हैं और मेरा मानना है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से यहाँ चलाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, तो उसमें हमने एक कोर ग्रुप गठित किया है। साप्ताहिक रूप में हम भी इसकी प्रगति है उसका आकलन करेंगे और समय समय के साथ जो उसमें बदलाव करे जाने चाहिए उसका बदलाव भी किया जाएगा।
पंजीकृत इसमें अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग बच्चे हैं। कुछ क्योंकि परसों ही परीक्षा हुई है, जैसे कि सिविल सेवा के जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें 619 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे भी हैं जो अभी बाहर से तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो अभी जो क्लासरूम में जो बच्चे अभी जो आए हुए हैं, करीब 150 करीब बच्चों ने उनसे मतलब वो क्लासरूम के लिए हामी भरी है। और भी हम आगे इन सतत सभी बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे 4 जगह ये कार्यक्रम चलेंगे। ये डीएवी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और शिवली डिग्री कॉलेज और शिवली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम चलेगा। पहले हम पीसीएस के आईएएस के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बाद इसमें नीट, जेई और एनडीए की परीक्षा को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए आगे जो ऑनलाइन, जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऑनलाइन ऑप्शन उनके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा और आगे जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को वृद्धि करेंगे उनको भी उसमें जोड़ेंगे। कुख्यात बदमाश अखंड प्रताप सिंह के बाद शासन के निर्देश पर D11 गैंग के सरगना ध्रुव कुमार सिंह कुंटू को भी आजमगढ़ मंडली कारागार से कासगंज जेल स्थानांतरित कर दिया गया। शासन के निर्देश के बाद रविवार देर शाम 6 बजे के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे कासगंज के लिए भेजा गया। ध्रुव कुमार सिंह कुंटू का नाम राजधानी में पिछले दिनों हुए अजीत सिंह हत्याकांड में आने के बाद शासन की नज़र उस पर टेढ़ी थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कुंटू को दूसरी जेल भेजने के लिए शासन को पत्र भेजा गया था। रविवार को शासन का निर्देश मिलते ही उसे यहां से कासगंज के लिए भेजा गया और वह कासगंज जेल पहुंच गया है। एसपी का कहना था कि कुंटू के आजमगढ़ जेल से हटने से निश्चित रूप से उसका सिंडिकेट खत्म हो गया है और इसके 4 साथियों को पहले ही आजमगढ़ से दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर अन्य साथियों को भी बाहर भेजा जाएगा। आजमगढ़ जेल में यहाँ का कुख्यात अपराधी माफिया ध्रुव सिंह कुंटू सिंह बंद था। परसों मेरे द्वारा उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध जेल में प्रातःकाल सभी अधिकारियों से छापामारी भी की गई थी। उस संबंध में उसकी गतिविधियों को देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसका स्थानांतरण यहाँ से कासगंज जेल किया जाए ताकि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके। उक्त आदेश के अनुपालन में कल शाम ही यहाँ से रवाना कर दिया गया था ध्रुव सिंह कुंटू सिंह को कासगंज जेल के लिए, जहाँ वो दाखिल भी हो गया। इससे निश्चित रूप से जो गतिविधियाँ उसने यहाँ पर चला रखी थी उस पर नियंत्रण होगा और जो लोग उससे यहाँ की जेल में रहने के कारण उसके प्रभाव में थे या उसकी मदद कर रहे हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। हाँ, देखिए, इसके 4 साथियों को पहले भी यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है और जो उसका सिंडिकेट था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी हम लोग नजर रखे हुए उसके जो बाकी लोग हैं और यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। वहीं इससे पहले आजमगढ़ मंडली कारागार में कई संगीन मामलों में निरुद्ध कुख्यात माफिया ध्रुव कुमार सिंह कुंटू को रविवार देर शाम अचानक से एक विशेष आदेश के बाद यहां से कासगंज जिला जेल में स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई की सूचना जैसे ही कुंटू की पत्नी व जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक की प्रमुख वंदना सिंह व उनके परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। कुंटू के अधिवक्ता के अनुसार अचानक से सूचना मिली कि शाम 7 बजे उनको यहाँ से कासगंज ले जाया गया है। वकील के अनुसार पत्नी को डर है कि क्षेत्र के कई लोग कुंटू के पीछे पड़े हैं, पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा है। परिजनों को तमाम आशंका है, इसलिए अचानक से ले जाने के मकसद पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम, मानवाधिकार आयोग, केंद्र व राज्य डीजी सेल व हाईकोर्ट को फैक्स व ऑनलाइन शिकायतें भेजी गई हैं। अभी पूरी जानकारी हमको नहीं है और पता लगा है कि अभी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले पता लगा है कि जो है इनका स्थानांतरण कर दिया गया और रात में ही इनको शिफ्टिंग के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनके परिवार और पत्नी बहुत भयभीत हैं, चिंतित हैं और उनके रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पता करने के लिए आया तो पता लगा 5 मिनट पहले इनको कासगंज ले जाया गया। किसको नाम क्या? ध्रुव कुमार सिंह कुंटू सिंह को। और वो लोग बहुत भयभीत हैं कि जो है जो कार्रवाई दिन में होनी चाहिए वो रात में की गई है और लोगों को भय है कि जो है पुलिस के द्वारा कहीं गलत जो है न किया जाए।
हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए आम बजट को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार सभी जिलों में लोगों को इसकी खूबियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि यह बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होगा और आम लोगों के हित में है। वहीं निजीकरण व पीपीपी मॉडल को लेकर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो सरकारी विभाग व कंपनी बोझ बन गई हैं और जिसको चलाने के लिए आम जनता के भारी भरकम टैक्स का उपयोग करना पड़ रहा है, अगर उसको सही संचालन के लिए निजी हाथों में दिया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम आएगा। इसमें स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने बजट को इसलिए भी अहम बताया क्योंकि पिछले वर्ष जिस प्रकार से वैश्विक बीमारी कोरोना के चलते सभी तंत्रों पर बुरा असर पड़ा था, इसके बाद भी पिछले वर्ष से बड़ा बजट रखना सरकार की काबिलियत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसान और मिडिल क्लास सरकार के प्राथमिकता में है और यह सर्विस सेक्टर की मजबूत नींव है, इसलिए इस पर सरकार का पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कृषि कानून बिल को भी किसानों के हित में बताया, कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है जबकि फायदा ही हो रहा है। मंडियां और बढ़ गई हैं, एमएसपी भी बढ़ी है और किसानों को भुगतान भी बढ़ाया गया है। उन्होंने पेट्रोलियम और एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर भी सरकार का बचाव किया और कहा कि जो भी टैक्स लिए जाते हैं वह आम हित के उपयोग में खर्च भी होते हैं। रेल बजट पर भी उन्होंने कहा कि हर साल नई ट्रेन शुरू करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पुराने अधूरे कार्य हैं उनको ठोस तरीके से पूरा किया जा सके, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। इस वार्ता के दौरान जिला प्रभारी देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, शकुंतला चौहान, क्षेत्रीय महामंत्री सहजंद्र राय, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, लक्ष्मण मौर्य, राजेश सिंह मोहारी, ननकूराम सरोज, मृणांक सिन्हा, मयंक गुप्ता, मीडिया प्रभारी विवेक निषाद, पूनम सिंह, अवनीश चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। पूरे देश में ये था कि 13, 14, 15 में हर एक जिले में जाकर जो बजट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लोगों तक पहुंचाए और आप लोगों के माध्यम से हम लोग वो लोगों तक पहुंचाए। और इस बजट का जो आप लोग देख सकते हैं, जो रिएक्शन है लोगों के बीच, वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो चीज़ होती है पता चलता है सेंसेक्स से। सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो ये माना जा सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स हर चीज़ से जुड़ा होता है, हर एक प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, तो हर एक वर्ग में इसको सराहा गया इस बजट को। निर्मला जी ने बड़ा सोच समझ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा बजट बनाया है, जिसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में तारीफ की जा रही है कि जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए सोचा गया है। वैश्विक महामारी के बाद जो सबसे ज़्यादा संकट में लोग थे उनके लिए सोचा गया है। स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्राविधान किए गए, करीब 137% स्वास्थ्य की जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। शिक्षा में इसमें बात की गई है कि हायर एजुकेशन को कैसे और अच्छा किया जाए, नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए। सबसे बड़ा जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूँ इसमें पीने के पानी के लिए जो किया गया है, जो हम लोग ने तय किया कि अगले 1 साल में हम लोग 2,86,000 घरों तक 2.86 करोड़ घरों तक हम लोग स्वच्छ पानी पीने का पहुंचाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार कहते आए हैं। टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह जो कोविड-19 है उसको हम लोग उससे छुटकारा पाएँ, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वैक्सीन है। तो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए लगाया गया है। विकास के लिए, आगे जो हम लोग का विकास हो सके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले बताना भूल गया कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहले हम लोग इसके बारे में नहीं सोचा जाता था, इनोवेशन, नई चीज़ों में हम लोग निवेश करें। जो नौजवान साथी हम लोग के नई सोच लेके आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे इंसेंटिवाइज करें कि उनको पैसा दें कि वो नई सोच के साथ इस देश के प्रोडक्ट आगे तक पहुंचाए जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे नए चीज़ें नहीं आती हैं।
हम लोग पे यही कहा जाता है कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा, लगातार वो पिछली बार से ये तय किया उन्होंने कि रिसर्च हम लोग करेंगे और नई चीज़ें, भारत बनना चाहता है तो विश्व गुरु में बनने के लिए हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी। बजट को लेकर लगातार रोज बढ़ रही है, जिससे कि आम मैं हमेशा बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल की कीमतें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है। सर स्टेट जो गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा है। मैं उसको बात कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, क्योंकि सेंट्रल हमेशा जो टैक्स लगाती है वो सोच समझ के लगाती है। वो लगाती है इस पे कि कितना उसको चाहिए उतना लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा जो आता है वो हर चीज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए खर्च होता है, लोगों के राष्ट्र के निर्माण के लिए खर्च होता है। राज्य भी इसीलिए लेते हैं टैक्स, लेकिन कई राज्यों में ज़्यादा है, कहीं कम है। तो मैं ये मानता हूँ कि राज्य सरकार से आग्रह करना चाहिए, केंद्र सरकार भी करेगी, माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, और मैं जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बार बार राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि आप लोग कम करिए, जिससे लोगों पर काम, और आप लोग के माध्यम से मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा, मतलब ज़्यादा राज्य सरकारें भी नहीं कर सकती, उनको भी रेवेन्यू चाहिए अपना प्रदेश चलाने के लिए, तो उनसे आग्रह करूँगा कि थोड़ा टैक्स कम। आखिरी सवाल ये है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बजट में ध्यान नहीं, क्या कह रहा हूँ, जो घाटे में कंपनियाँ जो हम लोग अभी ठीक से चला नहीं पाते, एयर इंडिया का मैं जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, लगातार पिछले सालों से हर साल करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ का नुकसान होता है एयर इंडिया में, और वो पैसा कहाँ से आता है? वो आप लोग जो टैक्स देते हैं उससे आता है, और वो पैसा बर्बाद हो रहा है। जब हम लोग को प्लेन खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, पिछली सरकारों ने प्लेन खरीद लिए, जहाँ हम लोग को 25 प्लेन खरीदने चाहिए थे वहाँ 60 प्लेन खरीद लिए। तो जैसे बिना सोचे समझे अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और वो परिणाम सरकार नहीं, इस देश के लोग भुगतते हैं। तो सरकार ने इसीलिए तय किया है जो कंपनियां घाटे में हैं उनको बेचा जाए, और उनसे जो पैसा आए, करीब हम लोग का लक्ष्य अगले साल के लिए 1,75,000 करोड़, उन पैसे को किस तरह लोगों के लिए खर्च किया जाए, किस तरह स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की जाए, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, इनको कैसे ठीक किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एयर इंडिया बेचेगी, कोई लेंगे, वो उसको अच्छी तरह चला सकेंगे। अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़कर जाने वाला, सभी ये जान रहे थे, इसके मायने महसूस कर रहे थे। लिहाजा हाथों में फूल लेकर उनकी तस्वीर तक जा तो जरूर रहे थे, लेकिन आंसुओं के मोती चढ़ाकर लौट आ रहे थे। ऐसी दिली श्रद्धांजलि लोगों ने अपने उस प्रिय नेता को दी, जिसे नेता नहीं लोग अपना भाई कहकर बुलाते थे, वसीम भाई। जी हाँ, रविवार को गोपालपुर क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर लोगों ने लोकप्रिय पूर्व मंत्री स्वर्गीय वसीम अहमद को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। उनकी श्रद्धांजलि सभा में टूटी मजहबी, दलीय व धर्म जात की सीमाएं उनकी जनप्रियता को बयां कर रही थीं। भारी तादाद में लोगों का कारवां लगातार इस श्रद्धांजलि सभा में उमड़ता दिखाई दिया। नम आंखों से सभी ने अपने प्रिय नेता को याद किया। मंच पर पहुंचे वक्ता बोलते बोलते भावुक हो उठे, रोते रोते अपनी बात पूरी करते नजर आए। मंचासीन, सभासीन सभी की आंखें नम नजर आईं। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वसीम अहमद जमीन से जुड़े हुए नेता थे। मोहब्बत व सेवा भाव से उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई। कुर्सी पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करने वाले वे एक महान जनप्रतिनिधि थे। उनके जैसा दूसरा मिलना मुश्किल है। समाजवादी एमएलए हुए, मंत्री हुए, मगर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और वो पहचान अगर थी तो सिर्फ मोहब्बत और सेवा से थी। आज यहाँ उनकी याद में जो लोग जमा हुए हैं, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो आ रहा है वो रस्मी तौर से उनकी बात नहीं करता कि बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े नेता थे और जल्दी उनका निधन हो गया और बहुत हमको गम है, बल्कि हर आदमी की आंख में आंसू है।
हर आदमी की आंख में आंसू है, जो बोलता है वो रो देता है। तो ये जो आंसू की जो कहानी है यहाँ हो रही है, ये बताती है कि वो आदमी कितना महान था। वो यहाँ बेलरियागंज में या गोपालपुर पूरे क्षेत्र में जो भी किया उन्होंने, जो भी काम किए वो अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि हर आदमी के दिल में, किसी भी धर्म का हो, जात का हो, पात का हो, कैसा भी हो, हर आदमी के दिल में उन्होंने अपनी जो जगह बनाई थी वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। आज आप देखिए कि कोई भी धर्म का, कोई भी जात का आदमी ऐसा नहीं है जो न याद कर रहा हो उनको, जो रो ना रहा हो। हम समझते हैं कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि कि हम बजाय फूलों के उन पे आंसुओं का नजराना चढ़ा रहे हैं उनके लिए। वसीम साहब ने बहुत काम किया, इस कोई शक नहीं। क्षेत्र में ईमानदारी में उनकी एक मिसाल थी। उनकी मिसाल से आजमगढ़ का नाम रोशन होता था कि आजमगढ़ में ऐसे एमएलए और ऐसे मंत्री हैं जो इतने ईमानदार हैं, जो अपना घर जैसा था वैसे ही रहने दिया, दूसरों के घर बनवा दिए मगर अपना घर वैसे ही रखा। तो ये जो अच्छाइयाँ हैं और जिनकी आज ज़रूरत है, हमारे ख़ासतौर से जो राजनीति करने वाले हमारे भाई हैं, जो ये इसको एक व्यापार समझ के आ रहे हैं, ये वसीम साहब ने पैगाम दिया कि व्यापार नहीं है, ये खाली सेवा का काम है। वसीम साहब के हम 44 साल से दोस्त हैं। पिछले 44 सालों से वसीम साहब के साथ हमारा साथ था और बस आखिरी दम तक उनका हमारा साथ था। अल्लाह का करम है कि आखिरी वक्त तक वो हमारे साथ थे। क्या जीवनी रही है इनकी, मतलब जो पढ़ाई से लेके, शिक्षा दीक्षा से लेके और जो देखिए वसीम साहब इब्तदाई जो है उनकी तालीम हुई थी ना, वो पहले उन्होंने हिफ्ज़ किया था, हाफिज़ा शुरू किया था, लेकिन पढ़ने में वसीम साहब बहुत अच्छे नहीं थे, तो हिफ्ज़ कंप्लीट नहीं हुआ। फिर चूँकि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के बहुत अच्छे, मतलब वर्ल्ड क्लास के समझ लिए प्लेयर होते हैं, उस तरह के प्लेयर थे। तो उस खेल की वजह से तालीम का सिलसिला उनका कट हो रहा था। फिर भी उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया, बीएचयू में जाके उन्होंने बीपीएड किया, फिर एमपीएड किया काशी विद्यापीठ से। एक्चुअली वो नेता नहीं बनना चाहते थे, पढ़कर लड़कों को स्पोर्ट्स में, खेल के दुनिया में ले जाना चाह रहे थे। लेकिन अब ऊपर वाला अलग मंजूर था, चंद्रशेखर जी के साथ हुआ, फिर माननीय मुलायम सिंह जी के सानिध्य में वो धीरे आए और फिर अचानक जो है उनको 96 में टिकट मिला, फिर एमएलए हुए। फिर बाकी का कैरियर सब लोगों के सामने ही है, सारे लोग आपके सामने बता ही रहे हैं कि वसीम साहब कैसे थे। आज आप मंच पे देख ही रहे हैं कि जो आ रहा वो रो रहा है, तो जाहिर सी बात वसीम साहब में कोई खूबी थी, तब न इतने लोग रो रहे हैं उनके लिए। राजनीति में कब उनका सफ़र चालू हुआ? राजनीति का सफ़र तो उनको स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से ही हम लोगों ने शुरू किया। उस ज़माने में जब 77 में शिवली कॉलेज की पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान के नाम पे बिल्कुल बटी हुई थी। 2 खेमा था, एकदम बिल्कुल एक हिंदू खेमे तरह से मुसलमान खेमे में। उस टाइम भी उन्होंने ये कहा कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप जो है हिंदू मुसलमान होने लगा है, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सिम्बॉलिकली जो है उस वक्त रामदर्शन यादव जो थे उनको नेता मान के और चुनाव लड़ना शुरू किया। और वो जो है पहली बार 1981 में रामदर्शन अध्यक्ष हुए शिवली कॉलेज के। शिवली कॉलेज की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अध्यक्ष हुए। तो यही इब्तिदा थी वसीम साहब की। वो मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही ये इस नाबराबरी को ना, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा, इसको ख़त्म करना चाहते। लेकिन बेसिकली वो खिलाड़ी थे ना, तो वो उनका दिमाग सियासत की तरफ नहीं था, वो खेलना ही चाहते थे और खिलाना चाहते थे। लेकिन वो रामकोला कांड में एक बार वो मुलायम सिंह जी के साथ जेल गए और वहीं से फिर वो एकदम एक ड्रास्टिक चेंज हुआ उनके अंदर। और फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े, समाजवादी विचारधारा से जुड़े और अब तक आपके साथ जो वाकयात जुड़े रहे। तो वसीम साहब की श्रद्धांजलि सभा है, उसमें सारे लोग आए हुए हैं। माननीय वसीम साहब बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत ही संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है। उन्होंने कभी मज़हब के आधार पर, जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया लोगों के साथ। हमेशा लोगों के बीच में रहे। वो विधायक 3 बार रहे, मंत्री रहे, मगर उनकी जीवन शैली में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वो जहाँ होता तो बैठ जाते थे, खेतों में लोगों से मिलने पहुँच जाते थे, ठेले खुमचे पे जाके बैठ जाते थे। तो उनके अंदर कोई बनावट नहीं थी। यही वजह कि आज भी वो लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं।
रविवार के दिन एक कार्यक्रम में शिरकत करने आजमगढ़ पहुंचे। राज्य सूचना आयुक्त अजय उत्प्रेती ने कहा कि जन सूचना का अधिकार आम लोगों के लिए एक सशक्त माध्यम है और सूचना आयोग लगातार इसके लिए काम कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी से जवाब तय समय पर नहीं मिलता है तो वह प्रथम अपीली अधिकारी के यहाँ भी आवेदन कर सकता है। वहाँ से भी जवाब नहीं मिलता है तो फिर वह आयोग पर सीधे शिकायत कर सकता है। इसमें सूचना न देने वाले अधिकारी पर दंड लगाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आरटीआई एक्ट 2005 में लागू किया गया था। इसके बाद ही सूचना आयोग बना। 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। इसको और सशक्त बनाना होगा। ग्रामीण इलाकों में बहुत जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी लोगों को और जागरूक किया जाना है। इसके लिए अधिकारियों की लगातार ट्रेनिंग भी चल रही है, अभियान भी चलता है। बताया कि किसी की निजता और कुछ विशेष विभाग जैसे पुलिस फोर्स, सेना, सीबीआई जैसे संस्थाओं से सूचना नहीं मांगी जा सकती। हालांकि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार और व्यापक तौर पर जनता से जुड़ा सीधा मामला है तो इसको सिद्ध करके यहाँ से भी सूचना मांगी जा सकती है। कहा कि 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी को जवाब देना ही होगा। अगर नहीं दिया जा सकता है तो वह भी जवाब देता है कि इस एक्ट के तहत यह जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर इसके बाद भी कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सूचना आयुक्त आजमगढ़ के एक स्कूल में जल संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। और ये आरटीआई के तहत जो है, आरटीआई जब एक्ट लागू हुआ 2005 में तो सूचना आयोग बना। तो सूचना होते हैं, मतलब जो सूचनाएं आरटीआई के तहत मांगी जाती हैं, आपने जैसे जिले में कोई सूचना मांगी किसी संबंधित विभाग से, उसने आपको सूचना नहीं दी तो जन सूचना अधिकारी से आप सूचना मांगते हैं। उसके बाद मान लीजिए उसने सूचना नहीं दी, आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाते हैं, उसने भी सूचना नहीं दी, तब आयोग में आप आते हैं। आयोग का काम ये होता है कि आपको जो है शीघ्र से शीघ्र जो है और समुचित सूचनाएं जो आपने मांगा है, वांछित सूचनाएं, वो आपको बिना भागदौड़ और उसके दिलवाई जाएं। ये आयोग का काम है, जिसमें के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जो जन सूचना अधिकारी ऐसे होते हैं कि काम नहीं करते हैं, उनको हम लोग दंडित भी करते हैं। वो एक दंड का अपना प्राविधान है, उन पे 25,000 रुपए का दंड लगता है सूचना न देने के लिए, और या विभागीय कार्रवाई होती है। सर, जैसे उसमें एक समयबद्ध, हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपने आज जैसे एप्लीकेशन, सपोज आपके बिजली विभाग से आप कुछ मांगना चाहते हैं तो आपको कुछ दिक्कत है बिजली विभाग से, आपके अपने प्रश्न वो किए, उसको जो है आपने भेज दिया। जो भी यहाँ जनसूचना, हर विभाग में एक जनसूचना अधिकारी नामित होता है। अब यहाँ क्या व्यवस्था है मुझे पता नहीं। तो 30 दिन के अंदर उसका काम होता है कि आपको सूचना दे दे या बताए कि सूचना जो है नहीं दी जा सकती है तो आरटीआई के किस नियम के तहत। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली मना कर दे कि नहीं सूचना नहीं देनी, वो बताएगा कि यह विस्तृत है नियम, इस नियम के तहत नहीं दी जा सकती, या ऐसी चीजें आप मांग रहे हैं जो प्रकटन की उसमें नहीं आती हैं तो वो बता। अच्छा, जब 30 दिन की अवधि बीत जाती है तो फिर प्रथम अपीली अधिकारी होता है, वो करीब 30 दिन ले लेता है। उसके बाद जो है तब फिर आप आयोग में आते हैं सूचना के लिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या हुआ, उसमें क्यों नहीं सूचना दी गई, क्या कारण रहे। अगर ये पता लगता है कि साशय वो सूचना नहीं दे रहा है या सूचनाओं को उसने नष्ट किया है या सूचना देने में कोई बाधा पहुंचाई है तो तब उस पर दंड अधिरूपित किया जाता है। अच्छा था। और जो है इन्होंने, मुझे 2 चीज़ें पसंद आई। एक तो जो ये जल संरक्षण के जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही जो है अनूठी वो है पहल, क्योंकि पता नहीं आप लोग उन इलाकों से गुजरे हैं कि नहीं। पत्रकारिता के दौरान मेरा ऐसे जगहों पे ठहरना हुआ है जहां एक बोतल पानी जो है हम लोग 3 दिन चलाते थे, मतलब वहाँ पानी की बहुत क्राइसिस थी। और दूसरी चीज़ है कि हिंदुस्तान में तो चलिए आप किसी होटल में ठहरते हैं तो आपको पानी फ्री मिल जाता है, विदेश में कहीं जाइए तो पहले दिन ही 2 बोतल वो पानी फ्री देंगे, उसके बाद आपको खरीद के वो साउथ अफ्रीका आप चले जाइए, इतनी क्राइसिस है कि ज़मीन बिल्कुल फटने लगी। एक मैंने अपने भाषण में भी अभी एक गाँव का जिक्र किया था, मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला था, मैं गया था वहाँ पे। टनल के अंदर से पूरा गाँव पानी लाता है, 400 की आबादी है, और एक आदमी को पूरा सुबह 3:30 बजे से जो है पूरा उसका शाम एक परिवार के एक आदमी को लग जाती। टनल के अंदर घुसते हैं, टनल में ऐसे पटरे लगे रहते हैं, पटरों पे घड़ा रखते हैं, उसको सरकाते हैं, फिर पानी के वो स्रोत तक जाते हैं, भरते हैं, फिर सरकाते हुए आते हैं। तो हम भी घुसे उसमें,
मतलब वो करीब 50-60 मीटर बाद वो स्रोत आता है, 20 मीटर चलने के बाद ही हमें मूर्छा आ गई। मतलब हम जो, अगर आप लोग को भी भेजा जाए जिनको आदत नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अंदर जाके वो कर नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी है। तो हाँ देखिए, उसके लिए एक अलग तंत्र बना हुआ है। आयोग के पास ये नहीं, आयोग का काम है केवल जो है सूचना दिलवाना। मतलब जो आपने कागज पे मांग लिया बिल्कुल हम लोग वही करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक व्यवस्था बनी हुई है, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। तो ये है उसमें। ऐसा नहीं लगता कि इसके प्रचार प्रसार की अभी जरूरत है? इसके नहीं, प्रचार देखिए, ये अभी मैं ये कहूँगा कि ये सूचना का जो अधिनियम है, अब बच्चा तो नहीं है, 15 साल का लगभग हो रहा है, अभी ये अपनी टीन एज में है, शैशवावस्था में, थोड़ा सा इसको और बढ़ना है। तो आपने जैसे कहा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि साल में जो है एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जितने लोग भी आयुक्त हैं जिनको जो, उसमें आप हर तरह की सूचना मांग सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सूचना जो आप मांग रहे हो वो किसी किसी व्यक्ति की निजता में ना वो हो, उसकी निजता के लिए ना घातक हो। उसकी एक प्राइवेसी होती है, निजता का अधिकार संविधान में भी है, वो इसको छोड़ के जो है, और कुछ सूचनाएं ऐसी हैं नहीं, प्राइवेट से आप मांग सकते हैं। अगर देखिए, सूचना का जो अधिकार है, वैसे तो लोक प्राधिकरण के तहत जो चीजें हैं, अब प्राइवेट भी अगर है, उसका किसी लोक प्राधिकरण से उसका कंट्रोल है, आपको लगता है तो दिलाई जा सकती है। अच्छा, कुछ उसमें ये होता है कि कुछ एजेंसीज बना रखी हैं, उसमें जो है आप सूचनाएं नहीं मांग सकते हैं, जैसे पुलिस बल हो गया, ये मतलब CBI हो गई, सशस्त्र बल हो गए, ये सारी इन सबसे नहीं मांग सकते हैं। लेकिन उसमें भी चीज़ है, अगर मामला मानव अधिकार उल्लंघन का है, ये भ्रष्टाचार का है, तो वहां भी आप मांग सकते हैं। उस सूचना को वहां भी प्रकटन से जो है छूट वो नहीं है, वो तब अगर भ्रष्टाचार हो गया या कोई व्यापक जनहित है। अगर आप सिद्ध करते हो अपनी एप्लीकेशन में कि सूचना हमको दिलाई जाए, इसमें व्यापक जनहित निहित है, तो आपको व्यापक जनहित सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो सूचना दिलाई। आजमगढ़ नगर के ब्रह्मस्थान स्थित विप्रा हेल्थ केयर की वरिष्ठ प्रबंधक पूजा सिंह ने रविवार को प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि आम जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा आगामी 21 फरवरी को शहर से सटे शाहगढ़ स्थित सैयद बाबा के स्थान के पास सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क मूत्र रोग एवं बांझपन रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी से पधारे मूत्र एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। इसके अलावा सन फार्मा कंपनी द्वारा निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाएगा। उक्त निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मरीजों के मूत्र के धार की जांच मशीन द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही विशिष्ट जांचों पर 50% की रियायत भी दी जाएगी। यह जांच RK पैथोलॉजी द्वारा रेड क्लिफ लाइव के अंतर्गत कराई जाएगी। मूत्र एवं बांझ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह ने कहा कि आज के दौर में मूत्र रोगी अपने तकलीफों को छिपाते हैं, जिसके कारण उनकी समस्या समय के साथ बड़ी हो जा रही है। ऐसे में मूत्र और बांझपन की किसी भी छोटी या बड़ी समस्या से ग्रसित मरीज उक्त शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। संस्था के MD विशाल गुप्ता ने आगे बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर हेतु मरीजों के पंजीकरण का कार्य 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा, जिसके लिए 8808332000 और 7379871515 नंबर जारी किया जा रहा है। श्री गुप्ता ने आगे बताया कि जो भी मरीज इस शिविर का लाभ उठाना चाहते हैं वह इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मौके पर रोशन गुप्ता, रंजन सिंह, वैभव, विजय अग्रवाल, सनी यादव, रेड क्लिफ के RSM सौरभ चित्रांशी सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। और जैसा कि हमारा उद्देश्य था, हमने 19 अक्टूबर को जिस दिन उद्घाटन किया था, तो शायद आप लोगों में से किसी के पास वीडियो होगी, हमने बताया था कि ये गरीबों को ध्यान में रखते हुए हमने एक संस्था खोली है विप्रा हेल्थ केयर के नाम से। और जिन छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आजमगढ़ के लोग बाहर जाते हैं, किराया भी लगता है, प्लस डॉक्टर्स की फीस भी बहुत होती है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो बहुत लंबे जाँच लिख देते हैं लोग, और दवा तो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पेशेंट इलाज नहीं हो पाता। तो हमने उसी समय बताया था कि उन चीज़ों को हम कवर करेंगे, उन डॉक्टर्स को हम यहाँ ले आएंगे, और जिन चीज़ों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं
उनको हम वो सुविधा यहाँ देंगे, अपने विप्रा हेल्थ केयर के अंतर्गत देंगे। तो हमने डॉक्टर चैतन्य शाह को यहाँ पे हम डॉक्टर चैतन्य शाह को निःशुल्क बैठा रहे हैं इधर 2 महीने से। डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट हैं प्लस इम्यूनिटी स्पेशलिस्ट हैं। जैसे जिन लोगों को पौरुषता में कमी होती है और बच्चे नहीं होते हैं, ये बहुत ही जो ये केस है इसका इलाज बहुत लंबा भी चलता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ना ही आजमगढ़ में कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसके लिए, और खासकर यूरोलॉजिस्ट आजमगढ़ में आपके कोई नहीं है बैठा है आजमगढ़ में, जिसके लिए लोग बाहर जाते थे जैसा कि हमारा वादा था। तो उसके लिए हम लोगों ने अब एक शिविर का ऑर्गेनाइजेशन किया है जो कि हम लोग सागड़ में करेंगे 21 तारीख को, जिसमें डॉक्टर साहब रहेंगे और इसके लिए यूरोलॉजी की जितनी भी समस्याएं, ऐसे पोस्टेट है, किसी को पथरी है, किसी को पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब की जो भी समस्याएं प्लस पौरुषता की जो भी दिक्कत है, तो इम्यूनिटी का इनफर्टिलिटी के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो लेडीज में हो या जेंट्स में हो, उनको डॉक्टर साहब देखेंगे। दवाएं जो भी वितरित होगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, जिसका कोई भी पैसा शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्लस डॉक्टर साहब की बनारस में 600-700 रुपए फीस है, यहाँ से पेशेंट जाता है 1000 रुपए खर्च करके, वो भी पैसा नहीं लेगा। डॉक्टर साहब फ्री में परामर्श देंगे। और जो बहुत महंगी जांचें हैं उसका जो कंपनी का एक मिनिमम जो खर्च आता है वो ही हम पेशेंट से लेंगे, बाकी वो पूरा, जैसे 1000 रुपए की जांच है तो वो 400 रुपए में, 400 रुपए की जांच है तो वो 100 रुपए में हमारे यहाँ की जाएगी। तो जैसा कि हमने उद्घाटन में वादा किया था, हम चाह रहे हैं कि जनसंपर्क में सहयोग मिले ताकि हम लोग अपने इसको आगे बढ़ाएं। या आज डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं, कल हो सकता है इसी चीज से संबंधित हम दूसरे डॉक्टर्स को भी बैठाएं। तो आप सबका सहयोग। तो सागड़ में कहाँ है, किस जगह पे? सागड़ में एक कोई सैयद बाबा का स्थान है, मुबारकपुर वाली रोड पे, तो वहाँ पे ही हम ये सारा काम करेंगे। बाकी हमारी जितनी अति विशिष्ट जांचें हैं, जैसे कुछ लोग दूसरे लैब से कराते हैं, तो हमने रेड क्लिफ को अफोर्ड किया है और उनसे बात हुई हमारे उनके ये RSM बैठे हुए हैं सौरभ चित्रांशी जी, तो उनके द्वारा अति विशिष्ट जांचें जिनका बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, कभी 5000 की होती, कभी 6000 की, उसको हम मिनिमम रेट में, जो गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसको कराने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे विप्रा हेल्थ केयर के अंतर्गत। और हमारे डॉक्टर चैतन्य शाह का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। जो टाइमिंग रहेगी वो हमारी 10 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक सागड़ में रहेगी, और 2 बजे के बाद 2 से 4 हम लोग 2 घंटे यही विप्रा हेल्थ केयर पे मिलेंगे। तो जो पेशेंट वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे या वहां से हम जब यहाँ चले आएंगे वहां नहीं दिखला पाएंगे, तो वो 2 घंटा यहाँ पे भी आके दिखला सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो हमने बताई है, जो वहाँ सागड़ में हम देंगे उस संडे को 21 फरवरी को, वो यहाँ पे भी देंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कोई अभी आपने रखा हुआ है ऑनलाइन या यहाँ ऑफलाइन? जी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 15 तारीख को हमारे यहाँ, हमारे नंबर दिए हुए हैं जो हम आपको भी देंगे, स्क्रिप्ट अपनी और पर्चे, उस पर नंबर लिखे हुए हैं। 15 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस शिविर में एक यूरोफ्लोमेट्री मशीन आती है पेशाब की धार चेक करने के लिए, जो मेरे ख्याल से आजमगढ़ में किसी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। और इस मशीन को टेस्ट कराने का कॉस्ट मेरे ख्याल से 600 या 800 के लमसम आता है। बनारस में होती है, कुछ लोगों के पास है, सर के पास है। तो वो हम अपने यहाँ सागड़ में जिस दिन हमारे यहाँ कैंपेनिंग रहेगी, वो मशीन वहाँ लगेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्टिंग होगी। पेशाब की धार की टेस्टिंग यूरोफ्लोमेट्री मशीन द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजन कर रहे हैं क्योंकि हम इस 21 को एक निःशुल्क शिविर का आयोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जितने भी लोग हैं जो आजमगढ़ में, उनको जो है जिन पेशाब परेशानी है, जो सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस कैंप में शामिल हों और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, पेशाब की दिक्कत है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, नपुंसकता है, वो सब परेशानियों को लेकर हमारे सामने इस कैंप में आए और उन्हें हम सही इलाज, सही दवा दे सकें और उन्हें इलाज से ज़्यादा लाभ हो। तो इसमें किस किस रोग के लिए शिविर लगाया जा रहा है? इसमें पेशाब की समस्या है, जो प्रोस्टेट की दिक्कतें होती हैं 50 साल के बाद, जिनको बच्चे नहीं पा रहे हैं, जिनको वांछपन की दिक्कत है, उन सभी परेशानियों को हम कवर करेंगे। जी, तो इसमें निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क परामर्श है, दवा में किफ़ायत, इनको दवा मुफ्त दी जा रही है और इनको जो जांच है उसमें हम 50% किफ़ायत करेंगे। तो इसमें कौन कौन से डॉक्टर रहेंगे? इसमें मैं तो पूरा कवर कर रहा हूँ, मैं ही रहूँगा मेन डॉक्टर जो हूँ। फर्जी अमल दरामद को लेकर आक्रोशित इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने
भूमाफियाओं पर लगाम लगाने, लाभार्थियों के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने की मांग की। पूर्व छात्र नेता नूरुल हुदा ने बताया कि कंधरापुर में बेशकीमती जमीन की भूमाफियाओं ने रिकॉर्ड रूम की मिलीभगत से फर्जी अमल दरामद करा ली है। उनका आरोप है कि अभिलेखों पत्रावलियों से छेड़छाड़ की गई है। 7 गांठों की जिल्द आकार पत्र 23 फाड़ दिए गए हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन के जरिए उन्होंने भूमाफियाओं व फर्जीवाड़े में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कंधरापुर ग्राम परगना तहसील सगड़ी में एक फर्जी अमल दरामद 7 गांठों की गई है, जिसमें जो है यहाँ जिल्द उस गांठे नंबर की फाड़ दी गई, उस खाता संख्या की आकार पत्र 23 फाड़ दिया गया, गोस्वारा में फर्जी अंकन किया गया। माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा जो जांच हुई उसमें सब फर्जी साबित हो गया, लेकिन उन फर्जी करने वाले साजिशकर्ताओं और लाभार्थियों के खिलाफ आज तक अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और जो कर्मचारी उसको फाड़े हैं, तहसील के अंदर भी जो रजिस्टर होता है अमल दरामद की, उसमें फाड़ करके सटाया गया है। इन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती हम लोग आंदोलित रहेंगे, और अगर मुख्यमंत्री महोदय के जाने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो जल्द ही हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का काम करेंगे। जो फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये भूमाफिया और रिकॉर्ड रूम के मिलीभगत से ये फर्जीवाड़ा का अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज बताइए कि कानगो से लेके एसईओ से लेके सीओ से लेकर के डीडीसी से लेके डीएम से लेके कमिश्नर तक इसमें एकदम स्पष्टीकरण आ गया है जांच में कि ये फर्जी है। उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, किस दबाव में नहीं हो रहा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंप रहा हूँ। जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर जंगल के बगही डांड पुल के समीप शनिवार की रात पिकअप और ट्रेलर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। गोरखपुर से मजदूरों से भरी पिकअप शनिवार की रात लगभग 12:30 बजे वाराणसी जा रही थी। आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर केशवपुर जंगल के समीप बगाड़ी डांड पुल के समीप पहुंची थी, तभी सामने से मोरंग बालू लदा ट्रेलर में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर जिला अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। वहीं 5 मजदूर घायल हुए। जीनपुर कोतवाली पुलिस व पीआरडी के जवानों ने 108 नंबर की 4 एम्बुलेंस से आनन फानन में घायलों को तत्काल राहत देते हुए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने सभी घायल मजदूरों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जीनपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मृतकों में ट्रेलर चालक 35 वर्षीय विपिन चौहान, पुत्र राम सूरत चौहान निवासी डुमरी चौराहा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया, 60 वर्षीय सुक्खू बिंद, पुत्र गोरार बिंद उम्र 60 वर्ष निवासी कादीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, रमेश पुत्र अज्ञात निवासी कादीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी के निवासी थे। घायल मजदूरों में 24 वर्षीय ब्रजेश पुत्र समरी बिंद ग्राम कादीपुर थाना DLW जिला वाराणसी, 22 वर्षीय दिलीप पुत्र छोटेलाल निवासी रोहनिया वाराणसी, 20 वर्षीय प्रदीप पुत्र मुन्नालाल मोहल्ला सुंदरपुर नेवा थाना लंका वाराणसी, 28 वर्षीय तेज बहादुर पुत्र सुक्खू ग्राम कादीपुर थाना रोहनिया वाराणसी, 60 वर्षीय रमेश जिला वाराणसी के निवासी हैं। यहाँ पे वाराणसी से 5 एक्सीडेंटल मरीज आए, जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई और 4 हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिए गए। कहाँ के रहने वाले थे सब? ये वाराणसी के रहने वाले थे। तो एक्सीडेंट से क्या लग रहा था, किस पोजीशन में थे, मतलब ज्यादा इंजर्ड थे कि? कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी काफी इंजर्ड लग रहे थे। क्या देखने मजदूर वगैरह लग रहे थे क्या? हाँ, कुछ इसी टाइप के थे, मजदूर ही टाइप के थे सब। देखिए, बीती रात में एक ट्रक और मैजिक के बीच में टक्कर हुई थी। रात कोहरा भी काफ़ी था और संभवतः इसी कारण दोनों में टक्कर हुई। लोडेड ट्रक था जो मोरंग से भरा हुआ था और मैजिक में गोरखपुर से भट्टे के मजदूर जो कि बनारस जा रहे थे वो लोग थे। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 1 ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हुई और 2 मैजिक में जो सवार थे उनकी मृत्यु हुई है। बाकी लोग सभी को बनारस वाराणसी भेजा गया है और वहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। सभी का समुचित इलाज चल रहा है। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स।
दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।